हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, तो हिंदी साहित्य में हम लोग भक्ति काल कर रहे हैं। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। ओके, तो कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास व कुंभनदास जो अष्टछाप के कवि थे, सखा जो अष्टछाप के कवि हैं उनको कहा जाता है। तो हमने सूरदास व कुंभनदास के बारे में लास्ट क्लास में कर लिया था। तो अभी आप लोगों ने पीछे वाली क्लासेज नहीं देखी तो पहले पीछे वाली क्लासेज देख लें। तो आज हम करेंगे जो अष्टछाप के अन्य कवि हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा परमानंद दास। ठीक है, तो परमानंद दास की रचनाएं हैं परमानंद सागर, ध्रुव चरित व दान लीला है। ठीक है, अब परमानंद ने जो है अरैल प्रयाग में बल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। ठीक है, भंवर गीत, जिस तरह से सूरदास ने भंवर गीत परंपरा का प्रसंग उठाया है, उसी तरह इन्होंने भी भंवर गीत परंपरा का वर्णन किया है। ठीक है, अब जो सूरदास है ना, वो वात्सल्य के सम्राट कहे गए हैं। तो वात्सल्य वर्णन सूरदास के बाद दूसरे स्थान पर वात्सल्य वर्णन किसने किया है? परमानंद दास ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट कवि करेंगे अष्टछाप के कृष्णदास। तो कृष्णदास ने देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं, जुगलमान चरित हो जाएगा, जुगलमान चरित वो फुटकल पद इन्होंने लिखे, फुटकल पद इन्होंने लिखे। ठीक है, बल्लभाचार्य इनके गुरु थे। ओके, तो इन्होंने 1510 में बल्लभाचार्य से दीक्षा ली हुई थी, जो कृष्णदास है इन्होंने। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम गोविंद दास के बारे में। ओके, अब देखिए जो गोविंद दास है, गोविंद स्वामी भी इनको कहा गया है। ठीक है, गोविंद दास गोविंद स्वामी भी जो है इनको कहा गया है, गोविंद दास को ही। ठीक है, ये कहाँ रहते थे? महावन में रहते थे, महावन में रहते थे। ओके, महावन में। इनके बारे में ना पॉइंट याद रखना कि कौन कहां पर रहता था, किसने कहां पर दीक्षा ग्रहण की। ये महावन में रहते थे और 1535 में ये विठल नाथ से इनकी भेंट हुई। विठल नाथ से भेंट व दीक्षा इन्होंने विठल नाथ से ली। ठीक है, 1535 में विठल नाथ से भेंट हुई और विठल नाथ से इन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कहां चले गए? गोवर्धन चले गए, गोवर्धन। ठीक है, दीक्षा ली, फिर क्या हुआ? फिर ये गोवर्धन चले गए थे। ठीक है, गोवर्धन ये चले गए थे, जो गोविंद स्वामी है। ओके, तो गोवर्धन में ये जहां रहते थे, ठीक है, जिस स्थान पर ये रहते थे, उस स्थान को गोविंद दास की कदम खंडी नाम से जाना जाता है। गोविंद स्वामी कदम खंडी। ठीक है, गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहां पर अब देखिए इसमें हर एक पॉइंट आप लोगों ने ध्यान से देखना है। 1535 में विठलनाथ से मिले, तो विठलनाथ से वहां पर इन्होंने दीक्षा ली, फिर ये वापस कहाँ आ गए थे? इस तरह से क्वेश्चन आए थे एक बार एग्जाम में। फिर ये गोवर्धन आ गए थे। ठीक है, और गोवर्धन में जहां ये पूजा अर्चना करते थे, उस स्थान को गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ब्रज भाषा के प्रति इनकी गहरी रुचि थी। ब्रज भाषा में गहरी रुचि थी इनकी। ठीक है, ओके, अब माना जाता है कि तानसेन भी इनसे शिक्षा, संगीत की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तानसेन संगीत शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कि गोविंद स्वामी से संगीत शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नेक्स्ट है छीत स्वामी। नेक्स्ट हो जाएगा छीत स्वामी। ओके,
अब देखिए छेद स्वामी की पदावली ही आजकल जो है प्रयुक्त है पदावली। ओके, और जो छेद स्वामी है ये अकबर के पुरोहित माने गए हैं, अकबर के पुरोहित जो छेद स्वामी है, ठीक है। इन्होंने भी विठल नाथ से शिक्षा ग्रहण की, विठल नाथ से शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। विठल नाथ से इन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद ये गोवर्धन के पास पुंछरी में, ठीक है, फिर गोवर्धन के पास पुंछरी नामक स्थान पर, पुंछरी में जो है ये एक वृक्ष के नीचे रहते थे, ठीक है, ताल वृक्ष के नीचे, पुंछरी में ताल वृक्ष के नीचे रहते थे। तो पुंछरी और ताल वृक्ष का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा छेद स्वामी से। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा चतुर्भुज दास। तो इनकी रचनाएं हैं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। ओके, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह हो जाएगा और कीर्तनावली भी इनकी रचना। अब देखिए इनकी रचना मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनमें जो मुख्य तथ्य है ना वो आप लोगों को याद रखना है। अष्टछाप में कुंभन दास और सूरदास और नंददास की रचनाएं जो पूछी जाती है, ठीक है, और जो अष्टछाप के कवि उनके बारे में जो मेन तथ्य है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जो चतुर्भुज दास थे ये कौन थे? कुंभन दास के छोटे पुत्र थे, कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। और कुंभन दास कौन थे? अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि थे। तो यहां से इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, ठीक है, कि चतुर्भुज दास कौन थे? तो ये थे कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम नंददास की रचनाएं। अब नंददास की सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नंददास की, सूरदास की, इनकी रचनाओं से बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नंददास, अब अष्टछाप में सूरदास के बाद प्रमुख कवि नंददास थे। ओके, सूर के बाद अष्टछाप के प्रमुख कवि थे कौन? नंददास, ठीक है। तो नंददास की रचनाएं देखिए सबसे पहले यहां पर, तो यहां पर नंददास की रचनाएं हो जाएगी। पहला है अनेकार्थ मंजरी। ओके, अब इनका विषय भी लिखवा देती हूँ मैं, जहां जहां विषय जरूरी है, ठीक है। तो अनेकार्थ मंजरी में देखिए क्या है, अनेकार्थ मंजरी जो है पर्याय कोश है। क्या है? पर्याय कोश प्लस इसमें मंगलचारण के पद हैं, ठीक है। अनेकार्थ मंजरी, पर्याय कोश और मंगलचारण के इसमें पद हो जाएंगे। ओके, दूसरी रचना है इनकी मान मंजरी। तो मान मंजरी में क्या है, अब इसमें भी शब्दों के पर्यायवाची हैं, ठीक है, शब्दों के पर्यायवाची है मान मंजरी में, ठीक है, जो मान मंजरी इनकी रचना है। तीसरी रचना हो जाएगी इनकी रस मंजरी, बहुत ही इंपोर्टेंट रचना है, इस पर तो आप लोग मोस्ट लगा लो, ठीक है, रस मंजरी पर। तो जो रस मंजरी है भानुदत्त की रस मंजरी से ये प्रभावित थी। ओके, भानुदत्त की रस मंजरी से प्रभावित रचना। ओके, भानुदत्त की रस मंजरी से प्रभावित रचना थी ये, जो रस मंजरी इनकी रचना हो जाएगी। ओके,
अब इसमें नायक नायिका भेद संबंधी वर्णन है, ठीक है, नायक नायिका भेद से है ये संबंधित, नायक नायिका भेद प्लस इसमें श्रृंगार वर्णन है, ठीक है, नायक नायिका प्लस श्रृंगार वर्णन है रस मंजरी में। ओके, नेक्स्ट रचना है इनकी रूप मंजरी। ओके, तो जो रूप मंजरी रचना हो जाएगी, मतलब रूप मंजरी, इसमें विषय वस्तु जरूरी नहीं है, देखना रहने दो। नेक्स्ट है विरह मंजरी। विरह मंजरी में विरह का वर्णन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है श्याम सगाई। श्याम सगाई, इसमें राधा कृष्ण की, इसमें राधा और कृष्ण की सगाई का वर्णन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सुदामा चरित। सुदामा चरित, तो सुदामा चरित में क्या, कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है, सुदामा के बारे में वर्णन है। ओके, अब कुछ रचनाएं ऐसी है ना, उनके नाम से आप लोग पता लगा सकते हैं कि इनके अंदर क्या विषय वस्तु होगी। ओके, रुक्मणी मंगल। रुक्मिणी मंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी भंवर गीत, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, भंवर गीत। अब देखिए जो भंवर गीत है, सूरदास ने भी भंवर गीत लिखी है, नंददास ने भी भंवर गीत लिखी है, ठीक है। तो सूरदास और नंददास के भंवर गीत के बारे में मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो भंवर गीत में क्या है, जो उद्धव है गोपियों को समझाता है, तर्क देता है, इस तरह से वर्णन किया गया है। ओके, तो भंवर गीत में आप लोगों को इसके बाद करवाऊंगी, क्योंकि बहुत ही जरूरी टॉपिक है भंवर गीत का, खासकर सूरदास और नंददास की जब बात आती है, क्योंकि सूरदास और नंददास के भंवर गीत की तुलना की गई है एक दूसरे के साथ। ओके, नेक्स्ट जो इनकी रचना हो जाएगी रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी, इस पर भी आप लोग मोस्ट टिक कर लो। सॉरी, रास पंचाध्यायी पर भी एक तो पहले ये क्या है, खंड काव्य है। रास पंचाध्यायी क्या है, खंड काव्य है नंददास का, ठीक है। यह रचना भाषा विषय वस्तु, भाषा विषय वस्तु, ठीक है, भाषा होगी, विषय वस्तु होगी, कल्पना, ठीक है, कल्पना व काव्य सौंदर्य के आधार पर सर्वश्रेष्ठ रचना है, ठीक है। विषय वस्तु व काव्य सौंदर्य के आधार पर सर्वश्रेष्ठ रचना है, ठीक है, जो रास पंचाध्यायी रचना है। अब इसी रास पंचाध्यायी के आधार पर नंददास को जड़िया कवि कहा गया है। क्या कहा गया है, जड़िया कवि। अब क्वेश्चन भी आता है, जड़िया कवि किसको कहा जाता है, तो नंददास को कहा जाता है, ठीक है। और वियोगी हरि ने इसको हिंदी का, वियोगी हरि क्या बोलते हैं रास पंचाध्यायी के बारे में, हिंदी का गीत गोविंद कहा। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा, ठीक है। मैं फास्ट लिख रही हूँ थोड़ा, आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, उसके आधार पर आप लिख लेना कुछ पॉइंट, है ना। क्योंकि हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है, ठीक है, मैं हर एक चीज सजा के लिखूंगी, बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, थोड़ा फास्ट लिख रही हूँ, तो आप लोगों ने भी थोड़ा समझने की कोशिश करनी है, और माफी भी चाहूंगी आप लोगों से। ओके, वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। नेक्स्ट रचना है इनकी सिद्धांत पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी। ओके, अब जो सिद्धांत पंचाध्यायी है ये रामलीला से संबंधित है। ओके, रामलीला, रामलीला से ये संबंधित रचना हो जाएगी इनकी। नेक्स्ट रचना इनकी दशम स्कंद भाषा, दशम स्कंद भाषा। ओके, फिर हो जाएगा इनकी गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला। ओके, गोवर्धन लीला हो गया, नंददास पदावली है, ठीक है।
अब जो रास पंचाध्यायी रचना है ना, पीछे होगी जो रास पंचाध्यायी रचना है, तो बच्चन सिंह ने इसको क्या कहा था, भागवत का स्वच्छंद पद्यानुवाद। लिख लो इस पॉइंट को, रास पंचाध्यायी। तो बच्चन ने क्या कहा इसको, बच्चन सिंह ने कहा, अब देखिए क्या कहा बच्चन सिंह ने इस रचना को, भागवत का स्वच्छंद पद्यानुवाद, भागवत का स्वच्छंद पद्यानुवाद इस रचना को कहा है। ओके, तो ये हो गई नंददास की रचना है यहां पर। ओके, अब देखिए जो सूरदास का जो भंवर गीत है और नंददास का भंवर गीत, ठीक है, एक साइड सूरदास का कॉलम बना लो, एक साइड नंददास, तो इनमें क्या अंतर है सूरदास के भंवर गीत और इसमें, ठीक है। तो पहला हो जाएगा, इसमें लोक की प्रधानता है, लोक प्रधानता, सूरदास में लोक प्रधानता अधिक है और नंददास में शास्त्र प्रधानता, ठीक है, शास्त्र प्रधानता अधिक है। दूसरे नंबर पर हो जाएगा इसमें जो है गोपी और उद्धव संवाद कम है, गोपी उद्धव संवाद कम है और इसमें अधिक है, ठीक है, इसमें गोपी और उद्धव संवाद क्या है, अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे में देखिए जो सूरदास की गोपियां थी, गोपियां कैसी थी, मूक थी, मतलब कम बोलने वाली थी, ठीक है, और नंददास की गोपियां कैसी थी, वाचाल थी, चालाक थी। ओके, उद्धव के हर एक पॉइंट को पकड़ के उल्टा जवाब दे देती थी। और इसकी भाषा ठेठ ब्रज थी और इसकी भाषा संस्कृति निष्ठ ब्रज हो जाएगा, संस्कृति निष्ठ ब्रज इसकी भाषा हो जाएगी, ठीक है। और देखिए सूरदास का जो भंवर गीत है ये सूरदास का जो भंवर गीत है ये मुक्त काव्य है, मुक्तक काव्य है, और जो नंददास का भ्रमर गीत है ये प्रबंध काव्य, ठीक है, और नंददास का भ्रमर गीत क्या है, प्रबंध काव्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सूरदास और नंददास, और यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपेयर करके, सूरदास और नंददास की जो गोपियां हैं, ठीक है, सूरदास और नंददास का जो भ्रमर गीत है उसकी तुलना की जाती है, उस आधार से भी एग्जाम से जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग मोस्ट क्रिटिकल गालो स्टूडेंट्स। ओके, तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।